अब इसकी हमें शेप देनी है, तो हुई ज्योमेट्री। अब हमें कहना है कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए। स्ट्रक्चर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, एक ज्योमेट्री और एक शेप। तो कौन बताएगा भी इसकी शेप कैसी आ रही है? टी शेप। टी शेप। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसकी जो शेप है वो टी शेप होती है, तो टी शेप इसको याद रखेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में विच इज रिलेटेड विद ICl3 या फिर IBr3 हो सकता था। तो इस टाइप के जो कंपाउंड बनेंगे उसमें आप लोगों को ये शेप देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी हमारे पास में यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर लिखा है ClF5, तो ऐसे ही IF5 भी हो सकता था या ICl5 भी हो सकता था। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ICl5 ही ले लूँ, और यहाँ पर हम बात करें कि ICl5 में क्या क्या कंडीशन बननी चाहिए। तो देखिए इसकी कंडीशन भी हम देख सकते हैं। इस केस में यहाँ पर आयोडीन है, और आयोडीन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर 7 है। 5 मुझे यहाँ पर क्लोरीन लगानी है, तो ये 5 क्लोरीन यहाँ पर हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और इस केस में यहाँ पर टोटल हमारे पास में 5 तो आ जाएंगे बॉन्ड पेयर और एक आ जाएगा लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इस पर ज्योमेट्री क्या बनेगी? ज्योमेट्री बताइए क्या बनेगी बेटा? तो स्क्वायर बाय पिरामिड। तो इसको स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। जो स्क्वायर बाय पिरामिडल है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सही बताया आपने। उसके बाद में देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हमें निकालनी होती है कि इसकी शेप क्या बनेगी। तो देखिए इसमें केवल एक ही लोन पेयर है, इसमें केवल एक ही लोन पेयर है। तो जब इसमें एक ही लोन पेयर है तो जहां आपका मन करे वहां पर आप लोन पेयर को लगा सकते हैं। मैंने आयोडीन लिया और उसके बाद में मान लीजिए मैंने लोन पेयर इधर दिखा दिया यहाँ पर, तो हमारे पास में एक तो बन जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक क्लोरीन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और एक क्लोरीन यहाँ पर ये लग गई, और एक क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर आ गई। अब बात ये आती है कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए। इसकी शेप पिरामिड, तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसकी जो शेप है ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है, इसे इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में इसको अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा बीच में, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर लोन पेयर है। अब क्योंकि इसमें यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पर बनेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऐसे यहाँ पर बनेगा हमारे पास में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये हमारे पास में है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हालांकि नीचे की तरफ जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस केस में जो हमारे पास में रिपल्सन है वो अलग टाइप का हो गया। रिपल्सन यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है, ऊपर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और नीचे है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस केस में जो ये वाले बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएंगे, और ये वाले जो बॉन्ड एंगल है जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये बॉन्ड एंगल जो कि 90 डिग्री होने चाहिए थे ये 90 डिग्री नहीं होंगे। इट विल बी लेस देन दैट ऑफ 90 डिग्री। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसको समझने में कोई दिक्कत आई? चलिए, तो इसके जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री। तो इस केस में क्या है, जो ये आयोडीन है ये आयोडीन थोड़ा सा ऊपर की तरफ को निकल जाएगा, और इधर हमारे पास में क्लोरीन है, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल तो बोला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बाय पिरामिडल तो ये है, स्क्वायर बाय पिरामिडल तो इसको बोला जाएगा, लेकिन वो डिस्टोर्टेड होगा। डिस्टोर्टेड इसलिए होगा क्योंकि एक साइड में थोड़ा सा क्लोरीन आएगा, एक साइड में क्लोरीन आएगा, और एक साइड में थोड़ा सा शिफ्टेड ऊपर की तरफ को वो आएगा मेरे पास में आयोडीन, थोड़ा सा शिफ्टेड। तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो इसकी शेप यहाँ पर लिखी जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वैसे मैं एक बात ये भी बता दूं आपको कि ये मेडिकल में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर मान लीजिए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें? तो अगर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल वहां पर प्रेजेंट नहीं है यानी कि ऑक्टाहेड्रल टर्म ही वहां पर नहीं है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल टर्म वहां पर नहीं है तो इसको स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर पिरामिडल भी मान सकते हैं। तो ये स्क्वायर पिरामिडल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आयोडीन थोड़ा सा ही ऊपर शिफ्ट करता है, बस ज्यादा नहीं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये हमारे पास में पांचों जो एटम है वो लगभग प्लेन में आए और एक हमारे पास में इधर आ गया। तब आप उस कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल भी
उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यही होगी कि वहां पर ऑक्टाहेड्रल या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसी टर्म नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत आई? चलिए नो सर। आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपाउंड था ये था हमारे पास में ICl टाइप, ICl5 टाइप। अगर मान लीजिए मैं बात करूं तो ऐसे कंपाउंड भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो है IF7। ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर एक हेलोजन होगा और जो दूसरा हेलोजन का एटम आएगा वो ऑलवेज ओड नंबर में आएगा, मतलब 1 आएगा या फिर 3 आएगा या 5 आएगा या फिर 7 आएगा। और अगर वो ओड नंबर में नहीं है, अगर वो इवन नंबर में है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी आप याद रख, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बन गया मेरे पास में ICl2, तो इट विल बी ICl2 माइनस, आइदर इट विल बी ICl2 माइनस और इट विल बी ICl2 प्लस, कभी भी ICl2 नॉर्मल नहीं है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आयोडीन है और आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 7 ही फ्लोरीन यहाँ पर लगानी है। इस केस में यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, 7 फ्लोरीन लग गई और मेरे पास में यहाँ पर 7 बॉन्ड पेयर अब प्रेजेंट है। 7 बॉन्ड पेयर पर केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट आता है वो ये आता है, इसमें जो 3 बॉन्ड पेयर है, जैसे एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिया, और सेम उसी तरीके से एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगाया, एंड इन द सेम वे एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगाया, और एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर ऊपर लिया है और एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही प्लेन में हमारे पास में यहाँ पर 5 आ जाएंगे, एक ही प्लेन में यहाँ पर आ जाएंगे 5। तो ये सारे के सारे हमारे पास में एक ही प्लेन में है और इक्वल बॉन्ड एंगल पर आएंगे और ये ऊपर और नीचे है। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ कि इसका यहाँ पर ज्योमेट्री की की जाए तो बिल्कुल आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास में पेंटागोनल बाइफैक्टर, इट विल बी पेंटागोनल बाइफैक्टर। हालांकि इस केस में आपको ये भी याद रखना है कि ज्योमेट्री और शेप, इस केस में इसकी जो शेप है वो भी ऐसी आएगी क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों बराबर आएगी। इसमें देखिएगा अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जो हमारे पास में बॉन्ड एंगल है, जो ये वाले बॉन्ड एंगल हैं जो कि आप इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल बोल रहे हो, ये बॉन्ड एंगल आएंगे यहाँ पर 72 डिग्री के, और ऊपर वाले जो बॉन्ड एंगल हैं वो आएंगे हमारे पास में यहाँ पर 90 डिग्री के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में जो टॉपिक होता है ये होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का, तो जिसमें स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड के बाद में अब जो मैं यहाँ पर बात करूंगा वो होंगे मेरे पास में यहाँ पर स्यूडो हैलोजन। नेक्स्ट है स्यूडो हैलोजन। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी होती है, बस और कोई खास बात नहीं, उनकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी होती है। इवन अगर हम बात करें तो बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप की प्रॉपर्टी देना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में है Cl माइनस, तो Cl माइनस के लिए जो टेस्टिंग आप लोग करते हैं वही टेस्टिंग वो स्यूडो हैलोजन देना शुरू कर देगा। तो आपसे जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको बता दूं कि इसमें क्या पूछा जाता है, आप क्या ध्यान रखते हैं। केवल एक ही बात वो ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि ये स्यूडो हैलोजन है या नहीं है, और इस टॉपिक में याद रखने के अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी बता दूं, याद रखने के अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद ही रखना होगा कि भाई ये हमारे पास स्यूडो हैलोजन होते हैं। ठीक, तो मैं कुछ स्यूडो हैलोजन के यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पॉपुलर होता है, वो होता है CN। ये सबसे इंपॉर्टेंट है CN, इसको साइनोजन कहते हैं, इट इज नोन एज साइनोजन। बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से रहता है, यहाँ पर CN
यहाँ पर हमारे पास में Cn, बिल्कुल इस तरीके से मिलता है। और इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक, थोड़ी नहीं बल्कि काफी हद तक फ्लोरीन के साथ में मैच करती है। तो इसलिए इसको हम स्यूडो हेलोजन कहते हैं। यहाँ पर स्यूडो हैलाइड की भी बात होती है, ये तो हो गया स्यूडो हेलोजन। अब जब मैंने कहा है कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है वो Cl2 से मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी तो हो गई हेलोजन से मैच करने वाली, यानी कि H2 से मैच करने वाली, लेकिन जो हैलाइड बनेगा इसका वो बनेगा Cn माइनस। तो जिसका हैलाइड बनेगा दैट विल बी Cn माइनस। तो ये हमारे पास में स्यूडो हैलाइड है। साइनाइड आयन जिसको आपने कहा है, साइनाइड आयन जिसको आपने कहा है यहाँ पर, ये हमारे पास में स्यूडो हैलाइड आयन, ये स्यूडो हैलाइड आयन बोला जाएगा और ये बोला जाएगा स्यूडो हेलोजन। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स में हमारे पास में हो सकता है यहाँ पर HCN आप ले सकते हैं, HCN ट्वाइस। तो जैसे आप लोग कहते हैं देखो CN ट्वाइस, ये साइनोजन है, यहाँ पर सल्फर लग गया है तो अंतर कुछ नहीं आया, बस ये थायो साइनोजन हो जाएगा और सारी बातें सेम रहेगी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में थायो साइनोजन, यहाँ पर थायो साइनोजन बनेगा। और इस केस में अगर यहाँ पर बात करें तो HCN माइनस इसका आयन बन जाएगा, तो इसका आयन भी है हमारे पास में HCN माइनस। तो HCN माइनस एक स्यूडो हैलाइड है। जैसे इसको मैंने साइनाइड आयन बोला था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको थायो साइनाइड आयन बोलूंगा, थायो साइनाइड आयन। और एक और है जो कि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यह आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कम पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चंस में नहीं होता है। यहाँ पर हम लेते हैं Fe, मतलब जैसे सल्फर है उसके बाद में यहाँ पर सेलेनियम, यहाँ पर हमें पास Cn ट्वाइस। सारी बातें बिल्कुल सेम है, बस ये सेलेनियम का कंपाउंड है तो इसको उसी के नाम पर नाम दिया जाएगा, सेलेनो साइनोजन। ठीक है। और सेलेनो साइनोजन के अकॉर्डिंग हम इसका आयन भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा HCN माइनस। देखो ये तो वो हो गए जिनके हमारे पास में जो है स्यूडो हेलोजन भी हैं और स्यूडो हैलाइड आयन भी है। ठीक, लेकिन इसके अलावा, हाँ बेटा पूछिए। तो इनका कोई रीजन है क्या कि मतलब कैसे स्यूडो हेलोजन? एक्चुअल में क्या होता है, देखो मेरी ये बात समझना आप, इसका रीजन क्या है। जैसे सपोज दैट आपके पास में कहीं पर Cl माइनस आयन है, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने यहाँ पर Ag प्लस डाल दिया तो इसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है, Cl माइनस को इस तरीके से आइडेंटिफाई भी किया जाता है। और तरीका इस केस में ये होता है कि आपने अगर Cl माइनस आयन कहीं पर प्रेजेंट है, किसी सोल्यूशन के अंदर Cl माइनस प्रेजेंट है, तो आप AgNO3 वहां पर डाल दीजिए, क्योंकि जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्रेट एक्चुअल में सोल्यूबल होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट आपने डाल दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब ये Cl माइनस की एक इम्पोर्टेंट टेस्टिंग होती है कि अगर कहीं पर Cl माइनस है तो उस कंडीशन में AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। हालांकि इसका उल्टा भी सच है कि अगर कहीं पर Cl माइनस आयन प्रेजेंट है तो AgNO3 डालेंगे, और अगर Ag प्लस आयन प्रेजेंट है तो फिर HCl डालेंगे। Ag प्लस HCl के साथ में मिलकर के वहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये हो गई एक इम्पोर्टेंट टेस्टिंग फॉर क्लोराइड आयन। अब यही टेस्टिंग हमें जो है इस टाइप के जो कंपाउंड है यहाँ पर, जैसे Cn माइनस है या HCN माइनस है या SECN माइनस है, इस तरह के कंपाउंड भी देते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी इनके साथ में मैच करने की वजह से हमने इनको स्यूडो हेलोजन और स्यूडो हैलाइड आयन बोला है। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। तो मतलब क्वेश्चन इन्हीं लिमिटेड से पूछा जाएगा या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो हैलाइड या विच ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो हेलोजन। तो जो मैंने अभी तक यहाँ पर लिखे हैं ये तो स्यूडो हैलाइड आयन भी है इनमें और स्यूडो हेलोजन भी है। ठीक, लेकिन स्यूडो हैलाइड इसके स्यूडो हैलाइड आयन जो है वो इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ स्यूडो हैलाइड जो पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर और लिखूँ। इसमें एक होता है हमारे पास में OCN माइनस, ये बहुत तो पूछा जाता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है NCN2 माइनस। इवन अगर मैं बात करूँ, एक होता है हमारे पास में NC माइनस, ये एजाइड आयन है, शायद आप लोग जानते हैं इसको, ये एजाइड आयन है। तो
ये जो हमारे पास में यहाँ पर आयन है, ये आयन वहाँ पर स्यूडो हैलाइड आयन की तरह से काम करते हैं। ओके सर। ठीक है, बस ये याद रखते हैं। जैसे बहुत बार आप लोगों को पता ही है कि बायोलॉजी में जैसे कहते हैं भाई ये चीज़ तो याद रखना, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा आता है जहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब इसको ये एक्सप्लेन करना, मतलब ये यहाँ पर पूरा चेक करना कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्वालिटेटिवली क्या आ रही है, वो तो बड़ा मुश्किल काम होगा। उसके लिए तो आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट पे इनके पढ़ने होंगे। डॉक्टर सालुके को जानते हो ना? जानते हो या नहीं? यस सर। यस सर। कहाँ जानते हो? सीआईडी। हाँ, सीआईडी में। सीआईडी वाले। उसके बाद में फिर आपको डॉक्टर सालुके बनना पड़ेगा। मतलब हालांकि वो केवल एक्टर हैं, याद रखना वो केवल एक्टर हैं और उनको केमिस्ट्री नहीं आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी वो टेस्टिंग यूज करते हैं तो जनरली जब सीआईडी हम देख रहे होते हैं उस कंडीशन में कोई केमिकल वो बताएं कि इसमें ये ऐसा होता है, तो फिर उसको जब भी कभी आइडेंटिफाई किया है तो इन जनरल उनके पास सही रखिए। जब वो कहते हैं कि इसमें यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर साइनाइड रहा होगा बॉडी के अंदर, तो इस टाइप से जनरली जो बातें उन्होंने बताई वो ठीक है। एक बार उन्होंने ड्राई आइस के बारे में भी बताया था, वो प्रॉपर्टी भी सही बताई थी, तो इन जनरल वो ठीक ही बताते हैं। केमिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी लैब है इंडिया के अंदर, कई सारी जगह पर बहुत अच्छी अच्छी लैब है जहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट खूब बड़े लेवल पर किए जाते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप लोग जो सॉल्ट है उस सॉल्ट की पूरी एनालिसिस करते हैं। आप लोगों के सिलेबस में थोड़ा सा कम रहता है तो आप लोग ज़्यादा उसको नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया और इस टॉपिक के पूरा करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। और याद रखिएगा कि अब हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ को बढ़ रहे हैं जो बहुत आसान है। इसकी ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसान होगा, बस मैं समझाता रहूंगा, आप लोग लिखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछते रहना। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि अर्थ का मतलब पूरे यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसका यही है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, आप ये बताइए कि अर्थ क्रस्ट पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होता है? अर्थ क्रस्ट पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो गड़बड़ कर रहे हो भाई। मैंने तो सोचा कि आप लोग सही आइडिया देंगे। दैट इज ऑक्सीजन। जो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ पर होता है दैट इज ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर होता है सिलिकॉन और थर्ड नंबर पर होता है एल्यूमिनियम। याद रखेंगे ऑर्डर। ठीक, फर्स्ट नंबर पे मैंने बोला है ऑक्सीजन। और देखिए, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली सोचिए। अरे जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है? या तो ऑक्साइड होते हैं। देखिए, जो आप लोगों को मैंने बताया था एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो ऑक्साइड पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक, या फिर सिलिकेट्स पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, सिलिकेट्स होते हैं, या फिर हमारे पास में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, या फिर सल्फेट होता है, ठीक, या फिर जो ये अर्थ है इस अर्थ पे पानी होता है। तो अर्थ पे अगर पानी होगा तो उसमें भी H2O होगा, H2O का मतलब ऑक्सीजन होगा। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन के बगैर तो कुछ कहानी बन ही नहीं सकती, ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि दूसरा कौन सा एलिमेंट है, तो दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज सिलिकॉन। और आप लोग सोच सकते हैं कि मिट्टी का जो मेन कंटेंट है, मिट्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है दैट इज SiO2, यानी कि सिलिका या फिर सिलिकेट। तो उससे पूरी जमीन, पूरी मिट्टी बनी हुई है, तो इसका मतलब दूसरा नंबर आ गया सिलिकेट। और उसके बाद में होते हैं फिर हमारे पास में एल्यूमिनेट या फिर एल्यूमिनियम के कंपाउंड, ठीक। और उसके बाद में जो आयरन है, आयरन के लिए तो होता है कि दैट इज मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज आयरन। लेकिन मैंने अभी बात यहाँ पे की है यूनिवर्स की। यूनिवर्स का जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। आप मेरे से कह सकते हैं कि सर अर्थ पे तो ये इतना नहीं है तो फिर इसको मोस्ट अबंडेंट क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण ये है कि इसमें जो स्टार्स हैं, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं या सन है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसका लगभग 99% पार्ट है, मतलब मोर देन 99% हाइड्रोजन है उसके अंदर, ठीक। और ये भी बात बिल्कुल पक्का है कि सन का मास बहुत ज्यादा है,
अगर आप ओवरऑल पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम मास माना जाएगा वो माना जाएगा सन या फिर स्टार्स का। इस वजह से आप वहां पर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब तो नहीं भूलोगे? यस सर। ये भी याद रखिएगा बेटा कि सन का मास कितना ज्यादा है। अगर मैं इसका एक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं तो आप याद रखते हैं, जो सन का मास है वो 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड, इतनी स्पीड से तो बेटा कम हो रहा है। जो सन है, सन जितनी एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से सन का मास 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से तो डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि उसका मास कितना ज्यादा होगा। और उसका मास कितना ज्यादा है कि इतनी स्पीड से अपने मास को कम करने के बाद भी अभी 10,000 करोड़ साल तक अभी सन चलता रहेगा। इसका मतलब हमें या अभी हमारे आने वाली आगे की जनरेशन को कोई भी खतरा नहीं है, सन रहेगा। चलिए, तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पोजीशन को लेकर के एक पंगा रहता है कि इसको कहाँ रखा जाए। अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पर रखी जाए, इसको लेकर के पंगा रहता है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एक तो देखिएगा बेटा, आप इसको रख सकते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। और एक आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर हेलोजन्स के साथ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में इस टॉपिक को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसको कहां पर रखा जाए। तो देखिए, अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। मतलब ये निकला कि जैसे सोडियम का आता है, जैसे लिथियम का आता है 2s1, सोडियम का आता है 3s1। तो मतलब जैसे उस केस में हमारे पास में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, सेम उसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी बने हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो कि एस के अंदर है। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। जो हमारे पास में हेलोजन है, इनकी खास बात ये होती है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लें तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इनर्ट गैस अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लें तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के साथ भी बिल्कुल सेम बात है। हाइड्रोजन के साथ भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम बात आ रही है कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो उस कंडीशन में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इसकी रिजेम्बलेंस दोनों के साथ है। बताओ भाई, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आप लोग जैसे ही कहते हैं कि 1s1 तो आप तुरंत कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कली मेटल से मैच कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों से मैच कर रहा है। और दोनों से कैसे मैच कर रहा है उसको मैंने समझा दिया है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर की, और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उससे क्या प्रूव होता है कि इसको कहाँ रखा जाना चाहिए। तो अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो इन जनरल ये H+ फॉर्म करता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। जो बची हुई एल्कली मेटल्स हैं उनके भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि इसको एल्कली मेटल्स के साथ में रखना बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो H- के फॉर्म में -1 भी होता है, जिससे ये प्रूव होता है कि इसको हेलोजन के साथ भी रखा जा सकता है। अगली बात वो है हमारे पास में इसकी रिड्यूसिंग नेचर। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना होगा। हम बात कर रहे हैं इसकी रिड्यूसिंग नेचर। मैं जानबूझ करके ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बात पता रहे। देखिए, ये रिड्यूसिंग होता है। और जो हमारे पास में अदर एल्कली मेटल्स होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो रिड्यूसिंग नेचर है ये एल्कली मेटल को सपोर्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि
ये इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास में हैलोजन्स होते हैं इनकी रेड्यूसिंग नेचर नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। बताइए भाई, क्लियर है? क्लियर हो नोट? अगर आपसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजन रेड्यूसिंग है तो इससे क्या प्रूव होता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि इससे ये प्रूव होता है कि इसको एल्कली मेटल के साथ में रखा जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है, हालांकि वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखिए बेटा, ये इसकी वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ये कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन कर लेता है और ऐसे रिएक्शन होती है जैसे सपोजेट में पास में यहाँ पर है सोडियम। सोडियम की हमने यहाँ पर H2 के साथ में रिएक्शन कराई। इस केस में हमारे पास में NaH बन जाता है। यहाँ पर 2 कर देता हूँ बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पर 2 कर देता हूँ। यहाँ पर H माइनस है और यहाँ पर Na प्लस है। यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 0 है। तो इस केस में जो हमारे पास में हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो इसका रिडक्शन हुआ, और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा देता तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाता, और यहाँ पर भी ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर से जो क्लोरीन है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ पर -1 में पहुंच जाता, और सोडियम 0 से यहाँ पर +1 में चला जाता। मतलब इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि जो हाइड्रोजन है उसको हेलोजन के साथ में रखा जाना चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया कि इस केस में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं फिर इलेक्ट्रोलाइट। आगे का टॉपिक है हमारे पास एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। हाँ भाई, बातें समझ में भी आ रही है या नहीं? यस सर। आगे देखते हैं बेटा। सर हाँ पूछिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। चलो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे समझिएगा, मैं लेता हूँ NaH। मैंने NaH लिया और मैंने इसकी मॉडर्न फॉर्म में लेकर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराई। तो अगर हम NaH लेकर के इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जब देखिए कौन कहाँ पर बनेगा। इस केस में क्या होगा कि Na प्लस से यहाँ पर Na बनेगा, और H माइनस से यहाँ पर H माइनस है, यहाँ पर +1 है, और H माइनस से यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जो हमारे पास में सोडियम है उसका हुआ है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, उसका +1 से 0, मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये कहाँ पर बनेगा? कैथोड पर बनेगा। और जो हमारे पास में हाइड्रोजन है दैट विल फॉर्म एट एनोड। अगर मैं यहाँ पर NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराता, अगर NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती तो इस केस में जो सोडियम है अगेन वो कैथोड पे ही बनता, और जो हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीन है वो एनोड पर बनती। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी मैं यही प्रूव कर रहा हूँ कि इस केस में दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। आप देख सकते हैं कि सिमिलरिटी यहाँ पर प्रूव हो गई, हेलोजन के साथ में सिमिलरिटी प्रूव हो गई। हालांकि यहाँ पर एक और खास बात है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर है NaCl और इसकी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो एक तो हमारे पास में यहाँ पर सोडियम बनेगा और एक मेरे पास में यहाँ पर क्लोरीन बनेगा। ऑब्वियसली ये तो बनेगा बेटा कैथोड पर और ये बनेगा यहाँ पर एनोड पर। अगर आपने यहाँ पर HCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी एट कैथोड, कैथोड पे बनेगी, और क्लोरीन बनेगी यहाँ पर एट एनोड। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रूव हो रहा है, इस केस में ये प्रूव हो रहा है कि जो हमारे पास में सोडियम है उसके साथ में हाइड्रोजन की सिमिलरिटी है। सोडियम कैथोड पे बन रहा है, हाइड्रोजन भी कैथोड पे कर सकते हैं, इसकी दोनों के साथ में सिमिलरिटी है। ठीक है, कुछ और बातें, थोड़े से और पॉइंट ले लेते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से और पॉइंट। जैसे एक है हमारे पास में यहाँ पर, वो है डाई अटोमिक मोलिक्यूल।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये ऐसे पाया जाता है H2 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है, या फिर हमारे पास में अगर फ्लोरीन है तो वो भी F2 की फॉर्म में पाई जाती है। तो जैसे हेलोजन पाए जाते हैं वैसे ये भी पाया जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि इसकी सिमिलरिटी यहाँ पर हेलोजन के साथ में है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से इसकी सिमिलरिटी प्रूव नहीं होगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये निकला कि ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया है कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो एक्चुअल में दोनों जगह पर पाया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे। ये तो टॉपिक खत्म हो गया, मैंने इसको समझा दिया। इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलिए सर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला समझा दो एक बार। एक बार और समझा। देखिए बेटा अगर हम हाँ देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूंगा तो जैसे मैंने NaH की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो इस केस में क्या होगा कि Na प्लस से 0, तो मतलब Na का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो सोडियम बनेगा कैथोड पर और हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पर एनोड पर। अगर मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो सोडियम बनेगा कैथोड पर और क्लोरीन बनेगा एनोड पर। तो जिस इलेक्ट्रोड पे बन रहा है हाइड्रोजन उसी इलेक्ट्रोड पे बन रहा है क्लोरीन। तो मतलब क्या निकला इससे, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं। इससे ये प्रूव हुआ कि हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी है वो क्लोरीन के साथ है, हेलोजन के साथ है। इसे इस साइड में आ गया। नाउ इट इज क्लियर और नो ज्योति? सर वो मैं एनसीसी मेटल वाला पूछ। हाँ इसको देख लेते हैं। देखो बेटा अगर NaCl है तो NaCl में क्या है कि ये प्लस ये माइनस है। तो देखो ये जो Na प्लस है यहाँ पर Na में कन्वर्ट हुआ, तो मतलब इसका रिडक्शन हुआ, तो ये कैथोड पे हुआ। यहाँ पर Cl माइनस और ये यहाँ पर Cl2 में कन्वर्ट हुआ, एनोड पे हुआ, क्यों? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप जरा देखिए HCl की अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, यहाँ पर H+1 है, यहाँ पर ये -1 है, तो H प्लस से और H प्लस से H2 रिडक्शन हुआ, तो ये भी कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और Cl माइनस का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, से कहाँ जाएगा? एनोड पर। तो जिस इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर एल्कली मेटल बन रही है उसी पे हाइड्रोजन बन रही है। ठीक, हाँ। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो क्या करेंगे कि वो ये कह देंगे भाई ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इससे सिमिलरिटी शो करती है, तो आप आराम से इसका हिसाब लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन की प्रिपरेशन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर चेक करते हैं। प्रिपरेशन से संबंधित देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहला है हमारे पास में फॉर्म H2O, वाटर की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम है, तो सोडियम की रिएक्शन आप यहाँ पर HOH के साथ में करा दीजिए, बिल्कुल सीधे सीधे रिएक्शन होगी। कैसे होगी? देखिए ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, एक रिएक्शन समझा दूंगा उसके बाद में तो आप लोग लगातार कर लोगे। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर है HOH, तो जो हमारे पास में सोडियम है उसका सीधा काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इस बॉन्ड के अंदर एक पोलैरिटी थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के इधर आ जाएगा। इस केस में क्या क्या बनेगा उसको अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस केस में देखिए बेटा यहाँ से बनेगा हमारे पास में H+ बनता, देखिए H+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ पर बनेगा H+ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेगा, तो यहाँ पर बनेगा मेरे पास में H गैसेस फेज में। इसको हाफ कर देता हूँ बैलेंसिंग के लिए, प्लस यहाँ पर बनेगा OH माइनस, यहाँ पर Na+, तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर NaOH। तो कोई भी अगर आपके पास में एक्टिव मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे तो वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम यहाँ पर चाहें तो कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ में करा सकते हैं। यहाँ पर तो वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट। बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर कर देना चाहिए, तो शायद यहाँ पर भी
बस ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, कोई दिक्कत? सर हाँ जी बेटा पूछिए। सर डाउट नहीं है सर, वैसे ग्रुप 18 आप हाइड्रोजन की बात कराओगे? ग्रुप 18, अच्छा ग्रुप 18 को थोड़ा सा कराना था, चलिए मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन की बात कराता हूँ, थोड़ा सा उसको कंपाउंड बताने थे, कोई बात नहीं, जब मेरे दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं कराता हूँ। ठीक है, कराता हूँ। ओके सर। चलो वो हाइड्रोजन खत्म हुआ तो एकदम से हाइड्रोजन, कोई नहीं मैं कराता हूँ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर का देखते हैं, और वो है हमारे पास में यहाँ पर एसिड। देखिए अगर आपके पास कोई एसिड है तो अगेन जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पर जिंक को लिया और यहाँ पर आपने HCl को लिया, तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा ZnCl2 और प्लस यहाँ पर बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही हो रही है जैसे कि ऊपर वाला केस। बस एक बात है कि वाटर के साथ में वो केवल रिएक्टिव मेटल ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि एसिड के अंदर H+ और इजीली अवेलेबल है। बताओ ये बात सबको समझ आई है कि नहीं? यस सर। समझिए ना भाई, इसमें जो H+ है, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन मिला वो मेटल ने दिया, तो जो H+ को इलेक्ट्रॉन मिला वो मेटल ने दिया है, तो अगर H+ ज्यादा अवेलेबल होगा तो H2 गैस का निकलना और आसान। तो एसिड के अंदर H+ और इजीली अवेलेबल है, वाटर के रेस्पेक्ट में H+ और ज्यादा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना आसान है। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत जो है कम रिएक्टिव मेटल भी होगी तो चलेगी, जिंक में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जिंक की रिएक्शन अगर आप यहाँ पर H2SO4 के साथ में करा दोगे, अगेन हमारे पास में यही बन रहा है, यहाँ पर ZnSO4 बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया, एक है हमारे पास में फॉर्म बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फॉर्म बेसिस। अगर आपके पास में बेस है, बेस से भी आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, लेकिन ऐसी मेटल्स जो कि बेस के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करें, ये लिमिटेड होती हैं, बहुत कम है। लेकिन इनमें 3 मेटल को आप लोगों को याद रखना है, 3 मेटल को याद रखना है। एक है हमारे पास जिंक, एक है बेरियम और एक है एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक। हालांकि सिलिकॉन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो मेटलोइड में काउंट होता है, उसको मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। मानिए हमारे पास में जिंक है, जिंक की रिएक्शन आपने कराई है यहाँ पर NaOH के साथ, याद रखना है यहाँ पर हमारे पास बनेगा Na2ZnO2 और इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेटा सोडियम जिंकेट। इट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर ये पॉपुलर रिएक्शन है और यहाँ पर इसको याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन। इसमें आपको 3 मेटल यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ। बेरिलियम बिल्कुल सेम है, NaOH के साथ में आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास NaBeO2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। इसको आप कहेंगे सोडियम पेराइलेशन। हाइड्रोजन सेपरेट हो गई। बैलेंसिंग के लिए इसमें मुझे शुरू करना पड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो यहाँ पर NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, तो इस केस में बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट होगी। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 है, इसके अकॉर्डिंग आपको वृद्धि करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 कर दिया मैंने। NaOH में भी 2 करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम में 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पूरे नहीं हुए, यहाँ पर 2H2। ये मैं चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं। इस कंपाउंड का नाम होता है यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये 3 रिएक्शन है,
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप नहीं पूछ सकते। फोर्थ केस ये है हमारे पास में फ्रॉम हाइड्राइड। हमें वो टॉपिक करने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी हाइड्राइड है, उस हाइड्राइड की वाटर के साथ, कोई भी हाइड्राइड है ये बात समझ रहा, कोई भी हमारे पास में हाइड्राइड है उसकी वाटर के साथ में या एसिड के साथ में रिएक्शन कराने से हाइड्रोजन गैस बनेगी। एनी हाइड्राइड, कोई भी हाइड्राइड, समझिए जरा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे पास में NaH है और NaH की रिएक्शन मैं कराता हूँ यहाँ पर HOH के साथ। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ध्यान भी कैसे रखने की जरूरत है वो मैं अपनी यहाँ पर एक बार ले रहा हूँ। देखो भाई, इसमें बेटा ये Na+, यहाँ पर होगा ये H-, यहाँ पर होगा H+ और यहाँ पे होगा OH-। तो ये जो H- है बेटा ये बेस की तरह से बिहेव करेगा और ये जो मेरे पास में यहाँ पर H+ है ये एसिड की तरह से यहाँ पर काम करेगा, ये कंपाउंड करेगा एसिड की तरह से काम। तो ये जो H- है ये जाकर के इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पर, या ये कहिए कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो जो कुछ बनेगा अब आप देख लीजिए क्या क्या बनेगा यहाँ पर। एक तो बन जाएगा यहाँ पर Na+ और OH- यानी कि NaOH+, यहाँ से H- और यहाँ से H+, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिक्विड। बताओ भाई सभी को क्लियर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन शायद बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस ही है। मान लीजिए हम CaH2 की यहाँ पर बात करें और CaH2 की रिएक्शन यहाँ पर वाटर के साथ में कराएं, जरा बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? CaOH2 यस, गुड। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? CaOH2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को रिएक्शन रटवाई नहीं है, क्योंकि रिएक्शन रटी नहीं जा सकती, तो कहाँ तक रटोगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो काम चलेगा। यहाँ पर ये H- है तो CH+ है, H- यहाँ से H+ ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन सिंपल हो रही है। बैलेंसिंग के लिए इस बार हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्राइड। मोम हाइड्राइड के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 5th नंबर, और 5th नंबर जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, दो कराता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यहाँ पर हम दो कराते हैं। एक कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अच्छा आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, जो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। मानिए बेटा हमारे पास में यहाँ पर है HOH की अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बताइए DC करंट से होगी या AC करंट से होगी? तो अभी भी AC करंट से बस करवा देना। मतलब ये नहीं है कि घर में जो मतलब सॉकेट है उस सॉकेट में दो तार लगाए तो पानी लिया और पानी के अंदर दोनों तार हमको लगा दिए, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए नहीं होगी, जैसे मान लो H+ है, अब आपने यहाँ पर AC करंट ले लिया, अब ये अभी प्लस है ये माइनस है, अब ये जो H+ है ये क्या करेगा, बेचारा इधर से चलेगा, लेकिन अगले टर्न पर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। AC करंट तो ऐसे ही होता है, तो फिर ये इधर को चलेगा, तो ये चल ही नहीं पाएगा। तो AC करंट से कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कराई जाती, DC से कराई जाती। अब आप DC करंट लेकर के जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो हाइड्रोजन है ये H+ की फॉर्म में है, ये OH- की फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी यहाँ पर कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस है O2 गैस है वो मिलेगी यहाँ पर आपको एनोड पर। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये नॉर्मल वाटर की नहीं कराई जाती। जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है वो। तो इसको इसके अंदर यहाँ पर H+ या OH- थोड़ा सा मिला देते हैं, H+ और OH-, ये थोड़ा सा मिला देते हैं, यानी कि एसिडिफाइड वाटर या फिर बेसिक वाटर, एल्कलाइन वाटर,
लेकर के तब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और बात है, उसको भी मैं आपको बता दूं। आप मुझे बस बताना कि इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl से क्या बनता है प्रोडक्ट कैथोड और एनोड से? कैथोड से हाइड्रोजन और एनोड से यस, गुड, बिल्कुल सही है एकदम। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपने यहाँ पर ये लिया Na+ और एक लिया आपने यहाँ पर Cl-, लेकिन चूंकि यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर H+ भी होगा और OH- भी होगा। अब ये जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर कैथोड पे, लेकिन कैथोड पर बेटा उसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज्यादा होता है, इससे यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पर एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- का OH- से ज्यादा होता है। इस केस में जो Cl- है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो यहाँ पर Cl- है वो ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जो कि आप इसको करा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर हो तो आप मुझे बता देंगे और इसको समझते हुए चीजों को जाएंगे। उसके बाद में एक रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर होती है दैट इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक है हमारे पास में वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। देखो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, मेरी बात समझना आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया CnH2n+, मान लीजिए ये ले लिया आप, और इस हाइड्रोकार्बन की आपने यहाँ पर एट वेरी हाई टेम्परेचर, मैं यहाँ पर सिंपली लेता हूँ हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन की आपने रिएक्शन कराई वाटर के साथ। तो जब आप वेरी हाई टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो है दो गैसेस का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हमारे पास में यहाँ पर H2, इसका मिक्सचर बनता है और इसी को ही हम लोग कहते हैं वाटर गैस। पानी से बन रही है, पानी की हेल्प से बन रही है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर गैस। अब ये जो वाटर गैस है ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के काम में आती है, मतलब केवल एक ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको बनाने के काम में ये आती है। इसलिए इसका नाम बेटा यहाँ पर सिन गैस भी होता है, यानी कि सिंथेटिक यूज वाली गैस, क्योंकि इसको कई सारी जगहों पर यूज किया जाता है, इसलिए इसको सिन गैस भी आप कह सकते हैं। अब जो मेरे पास में यहाँ पर वाटर गैस है, इसको बनाने का और भी तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर कोयला यूज करें, उसकी रिएक्शन यहाँ पर वाटर के साथ में करा दें। आपने लिया कोयला सीधा और यहाँ पर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, स्टीम में करानी है। इस केस में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी कि वाटर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास में बेटा ये वाटर गैस होती है, जब इसकी फर्दर पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये जो हमारे पार्टीशन है इसको आपने कहा, ये हमारे पास में वाटर गैस है। तो इस वाटर गैस की जो रिएक्शन है जब हम कराते हैं फर्दर वाटर के साथ, फर्दर H2O के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए मेरी बात समझ रहा क्या होगा, बिल्कुल एकदम आसान है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाती है CO। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए, मतलब रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होकर के हमारे पास में बन जाएगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के यहाँ पर बन जाएगा CO2। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा CO2, ठीक है, प्लस यहाँ से H2 और यहाँ से भी H2 निकलेगी, यहाँ से H2 गैस। तो मतलब ये निकला कि यहाँ पर खूब बड़े अमाउंट में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद फिर मैं आगे समझाऊंगा चीजों को। ये हाइड्रोजन गैस
बिल्कुल आसान। हाइड्रोकार्बन आपने लिया, आपने पानी के साथ में रिएक्शन करा दी, उसकी रेड बॉन्ड रिटोर्ट के साथ में रेड बॉन्ड जो है कर दिया, तो उस कंडीशन में पहले यहाँ पर वाटर गैस बनती है, इसको फिर गैस भी कहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने डायरेक्ट कोयला लिया, उसकी रिएक्शन स्टीम के साथ में करा दी, तो भी यहाँ पर आप वाटर गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो ये वाटर गैस है, इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ में कराई जाती है तो वाटर गैस के अंदर प्रेजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ हाइड्रोजन इसके पास में पहले से ही प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट हाइड्रोजन गैस का मिल जाता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत है भाई किसी को? समझ में आ गया? यस सर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास, एंड दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन की एलोट्रॉप्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगर मैं एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। तो एलोट्रॉप है इसके, एक होता है हमारे पास में यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होता है हमारे पास में पैरा हाइड्रोजन। एक होगा यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोजन, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, ऑर्थो हाइड्रोजन, और एक है हमारे पास में यहाँ पर पैरा हाइड्रोजन। अब किस बेस पर आप इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है और पैरा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ रहे हैं? देखिए बेटा, अगर मैं ऑर्थो हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करूँ तो ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब ये होता है, समझिएगा ध्यान से एक बार। जैसे मानिए मेरे पास में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मतलब ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये दूसरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ऐसा ही मैं इस केस में भी यहाँ पर बनाऊंगा और आराम से एक ही बार में आप बात कर सकते हैं। ऑर्थो या पैरा हाइड्रोजन केवल और केवल, देखिए मेरा सेंटेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन केवल और केवल मोलिकुलर फॉर्म में डिसाइड होते हैं, मोलिकुलर फॉर्म। यहाँ पर एक H2 का मोलिक्यूल है इस तरह से, ये भी एक H2 का मोलिक्यूल है जिसमें दो एटम हाइड्रोजन के लगे हुए। देखिए बेटा, जो हमारे पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो इस H का इलेक्ट्रॉनिक स्पिन और इस H का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, H2 का इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, वो अपोजिट होंगे। इसका और इसका अलग अलग होगा, इसका और इसका। बताओ भाई, इज इट क्लियर? क्यों बता। वही गए, थोड़ी देर में हो जाएगा। आया ये 15 बजे। हाँ 15 मिनट। कौन है? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो ऑलवेज कैसा होगा? तो होगा अपोजिट, इस एटम को इस एटम का, इस एटम को इस एटम। लेकिन यहाँ पर बात आती है न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, अगर हाइड्रोजन के अलावा, समझना मेरी बात, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और न्यूक्लियस होता तो उसका मास बहुत ज्यादा होता और वो अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट भी नहीं करता। लेकिन हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो करता है। अगर मान लीजिए ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, या ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों न्यूक्लियस के स्पिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर मान लो एक सपोज है मैंने ले लिया क्लॉकवाइज और एक मैंने ले लिया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप लोग कहेंगे यहाँ पर पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन ये इस बेस पर डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने समझ लिया और इसको नोट किया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन और यहाँ पर आप कह सकते हैं अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑर्थो हाइड्रोजन है ये एक्चुअल में 75% होती है। ठीक, और ये होती है हमारे पास में 25।
लेकिन ये जो कहानी है हमारे पास में ये होती है रूम टेम्परेचर पर। तो अगर हमारे पास में रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मान लो आप यहाँ पर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो टेम्परेचर कम करने पर पैरा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर टेम्परेचर कम कर दिया तो जो पैरा का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, पैरा का अमाउंट बढ़ जाएगा और जो मुझे क्यों बुला रहा? अमाउंट है बुला थोड़ी रहा, बाहर बाहर खड़े हुए अंदर आया पूरे वक्त तार काट रहे हैं ना, टेम्परेचर कम कर दिया तो पैरा उनको बढ़ेगा। पता है हाँ क्योंकि इनके घर में तार गिरने ना। और अगर मान लीजिए ये आप हमारे पूछ बात देख अगर आप यहाँ पर रखते हैं 0 केल्विन, अगर आप यहाँ पर रखते हैं 0 केल्विन, इस केस में केवल पैरा ही एग्जिस्ट करता है, ये महाराज के ये है ना, केवल पैरा ही मुझे exist बता करता है। 0 केल्विन से मैं बात करता हूँ, हैं? चार Only पैरा। कुछ में भी सारे के तो ये एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर उसको exist नहीं करती। अब देखो भाई मैं आपको हमारे घर तक आ जाएगा थोड़ा सा start चुप हो जा, चुप हो आपको जा। याद है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, मेरी बात समझना और आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, जो पैरा हाइड्रोजन है उसमें न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट है, तो न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट होने की वजह से इस केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो सारा कैंसिल जाएगा और इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी क्योंकि अपोजिट। तो पैरा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है और ऑर्थो हाइड्रोजन कम स्टेबल है, पैरा हाइड्रोजन की एनर्जी कम है। तो कम एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअल में लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करने शुरू कर देंगे। तो आप याद भी रखें, बहुत बड़ी ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लगाओ इसमें कोई दिक्कत किसी को भाई? पागल बना रहा फिर तो। क्या रहा हूँ घर पर मैं बुक भी करता था पापा के साथ जाके कब से बात आएगी जगह है इनके नेक्स्ट अब हमारे हाँ। पास है बेटा, उसको हम लोग कहेंगे स्टैंड के इन्होंने इस कमरे में लगा रखा। और हम ये समझते हैं कि टीवी का एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, LCD एटॉमिक हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन तुझे हर कोई पागल बना जाए और बेचारा वक्त है उसका। देखना चाहेंगे। अजय लगवानी फिर देखिए बेटा अगर मेरे पास में यहाँ चुप हो जाएगा पर मुँह ना तू देख ली और इस H2 मॉलिक्यूल को मैंने वो 100 हाई इंच की टेम्परेचर थी। पे रखा, 100 इंच की आती है 64 इंच की बुक कर गाड़ी हाई टेम्परेचर 64 की यू है उस युक्ता कितने की है? 28 की ये हमारे पास में 28 यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो अलग 32 अलग की है, हाँ 32 की हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर 32 हो जाएंगे, बस या तो हाई 64 टेम्परेचर कह सकते देख हो उसकी दिखाऊं आप, तुझे या फिर आप इसमें कह 64 सकते की हो देख लो कि बहुत आपने बड़ी सपोर्ट कर रही है 100 इंच मैं और करके लिख देता LCD हूँ और इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया। इस कंडीशन में ये एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो 100 ये जो हमारे इंच पास में यहाँ पर एटम्स अलग अलग हुए हैं इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। 100 इंच की स्टार्टिंग पता कितने की है? 57 की ये कहलाती है 100 इंच की लोकल वाली 64 देगी ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है 64 ये इंच आइसोलेट की जा सकती 64 की लगवा रहे हैं मेरे साथ है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट्स वेरी रिएक्टिव। रूम टेम्परेचर पे तो ये चीज नहीं करेगी। ये क्या करेगी तो H और H के बीच में बॉन्ड बनेगा और तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लेकिन लगाओ देख लीजिए ये 24 इंच से हाई फालतू लगा टेम्परेचर दो। पर रह सकती इसको है। बाबू अगर को आप पता इसे नहीं बहुत कैसा ज्यादा रखा बाइक इन्हें बोल तो रहा ये था जो ना दोनों लूंगा कौन सी हाइड्रोजन लेगा दे विल नॉट बुलेट ले लूंगा फॉर्म बॉन्ड दवाई ना बुलेट उस कंडीशन में बेटा हमारे पास ये इतना दोनों क्या आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट कैन बी आइसोलेटेड, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड। कुछ और बातें इसके बारे में लिख देता हूँ, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। एक और लिख देता हूँ पॉइंट ये है इसका, हाईली रिड्यूसिंग, हाईली रिएक्टिव, हाईली। वहाँ से तो बताओ भाई किसी भी स्टूडेंट को इसको समझने में कोई दिक्कत आई? वो तो क्या वो तो पासवर्ड लगा के ब्लॉक भी हो जा रहा है ब्लॉक भी कर देगा तो इसे नहीं बता एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी बताओ चीज अब हम यहाँ पर बात वो तो करेंगे मुझे बेटा, पता यहाँ पर मैं ही तो करा दूँ पहले सबका यहाँ पर कनेक्ट होता है आवाज ब्लॉक कर देंगे नेक्स्ट है हमारे पास में आवाज ब्लॉक कर नेक्स्ट देंगे जो करूँगा हैं पहले एटॉमिक हाइड्रोजन रहने दे था, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन। इसके पे कब्जा कर लूँगा मैं देखो बेटा अगर मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करूँ तो तो जैसे आपने अपना यहाँ निकल पर लिया लेगा और वो चीन बड़ा के अंदर आपने यहाँ पर आ ट्राई गया है ना
H2SO4 ये पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। तो जब आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में ZnSO प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन बनी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन अभी बन रही है ये बनेगी एटॉमिक फॉर्म। तो ये जो हाइड्रोजन वो बनी हमारा वो ये चला बनेगी जाएगा एटॉमिक फॉर्म, और हमारे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनी है एटॉमिक फॉर्म में ये चला थोड़ी देर बाद अगर फिर H2 में कन्वर्ट हो जाएगी। कभी चार्ज पहले ये हमारा कहती है एटॉमिक, शाम तक तक है फिर एटॉमिक फॉर्म में बनी, लेकिन उसके बाद में ये H2 मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो याद रखिए, ये जो मेरे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन बनी है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन बनी है, ये वाली है, बता दिया ये वाली बता देगा, हाइड्रोजन, देख लियो। कहाँ से बता दोगे हमने दो बता एक दो तीन बता जैसे दिया इसमें डाउनलोड भी तो करा था, इसमें 2-4 1-2 दिन से पूरा डाउनलोड था। ऐसे ऐसे फिर पूछा था आपको बेटा दो ये तीन याद हफ्ते रखना पहले है कि जो लॉकडाउन पे था नेसेंट ना फिर हाइड्रोजन है वगैरह तो वो मैं वगैरह बता दे एटॉमिक फिर तुम हाइड्रोजन नया जो अपने पासवर्ड ऊपर नाम बता दे रखा था फिर एटॉमिक मैंने हाइड्रोजन, वाला बता उससे दिया बिल्कुल चलाना डिफरेंट है। पर जल्दी। बस इतना इतनी सिमिलरिटी है कि दोनों एटॉमिक फॉर्म में है, बट एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब ये है कि आपने H2 मॉलिक्यूल को गर्म करके या इलेक्ट्रिक स्पार्क दे करके तब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये एक्चुअली टेस्ट ट्यूब के अंदर बनती है। जब मैं हमने वाईफाई यहाँ पे लगाऊंगा टेस्ट ना ट्यूब मैं ली, पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरी चीनी डाला, जमीन बांट दूंगा उसके अंदर H2SO4 डाला, भी दिया था और आप रिएक्शन होने देखेंगे पर करो यहाँ पर जो है टेस्ट बोल ट्यूब रहा के हूँ सिर्फ अंदर पासवर्ड तो नेसेंट बता तू हाइड्रोजन गया तो बनी, पूरी गली में बांट देगा तो वाईफाई लेकिन जब ये लगाया सोल्यूशन से निकल के बाहर आएगी उस कंडीशन में ये H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये टेस्ट के अंदर ही बनती है, ये अलग से नहीं बनती है, इन सिटू यानी कि वहीं पर ही बनेगी, और वहीं पर ही आपको कुछ काम करवाना है तो उसमें करवा लीजिए, लेकिन ये बनेगी केवल टेस्ट के अंदर ही। ठीक, तो इसके बारे में पॉइंट है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसको आप बेटा आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, नो डाउट। ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हमारे पास में हाईली रिएक्टिव है, और अगर मैं बात करूं तो ये भी हाईली रिड्यूसिंग है। बस अंतर इतना है कि आप इसको खास नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों केसेस में कोई दिक्कत है, एनी डाउट? एक बार फिर से आप समझा देंगे एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए, एटॉमिक में जो खास बात है वो ये है कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने मोलिकुलर हाइड्रोजन को भरा, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क वहां पर कर दिया, तो जो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए थे वो टूट जाएंगे और वहां पर एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन आ जाएगी। अब आप टेम्परेचर, अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा है तो तुरंत रिएक्शन करके फिर H2 की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर रखा है तो उस कंडीशन में ये एग्जिस्ट करेंगे ऐसे ही एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट कैन बी आइसोलेटेड, इसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो ये आराम से आप आइसोलेट कर सकते हैं, कंटेनर में भर के रख सकते हैं, वो टेम्परेचर ज्यादा रखना है। लेकिन जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो क्या है कि टेस्ट ट्यूब आपने लिए, ये टेस्ट ट्यूब आपके पास में थी, तो जो टेस्ट ट्यूब आपके पास में थी, जैसे ये मान लो यहाँ पर कि एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली, ये टेस्ट ट्यूब थी, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने यहाँ पर जिंक भर दिया, ये यहाँ पर जिंक भरा हुआ है। अब आपने ऊपर से इसके अंदर डाल दिया H2SO4, डाइल्यूट डालना है, यहाँ पर आपने इसके अंदर भर दिया डाइल्यूट H2SO4। तो बेटा जो हमें पास में यहाँ पर रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ये होगी जो ऊपर लिखी, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगी एटॉमिक फॉर्म, ऐसे हाइड्रोजन बनेगी एटॉमिक फॉर्म। अब वो जो एटॉमिक हाइड्रोजन है या तो आप उसको यहीं पर ही काम में ले लो, ये जो बनी एटॉमिक हाइड्रोजन या तो इसको यहीं पे काम में ले लो। अगर आपने काम में नहीं ली तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं मिल करके यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, तो जो बाहर आपको मिलेगी इसमें से जो निकल के बाहर आएगी वो तो H2 ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर जो बनी थी वो थी एटॉमिक, उसको कहते हैं, जो यहाँ पर बनी थी इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, उसको कहते हैं बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया बेटा अब? तो ये जो टॉपिक था ये था हमारे पास में नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर करा दिया। अब मैं कुछ और बातें करा देता हूँ, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से संबंधित एक पॉइंट है वो बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज संबंधित जो पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड,
उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये एक कलर्ड गैस है, कलर्ड ऑर्डरलेस गैस है, ना तो कलर का और ना ही कोई ऑर्डर होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लाइटर देन एयर है, हवा से बोतल की होती है, मोलिकुलर मास बहुत कम है। एक बात हाईली कंबस्टिबल है, क्योंकि अगर आपने आग लगा दी तो तुरंत वो है ये जल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर कोई एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं है, जिसे मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल टुवार्ड लिटमस है। लिटमस के अगेंस्ट देखोगे तो ये आपको न्यूट्रल टाइप में मिलेगी। और इसके अलावा एक छोटी पॉइंट और है कि जो गामा की वैल्यू है, गामा का मतलब होता है Cp/Cv। बस ये वैल्यू आप मुझे बताओ कि ये ऊपर आएगा, देख लीजिए जरूर, हाइड्रोजन ऊपर आएगा। दिखाने लायक आया ना, सही आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, 1.4 आ जाएगी ये। और इससे ही ये प्रूव होता है ये डायटॉमिक, क्योंकि जो Cp जो हमारे पास में गामा है, गामा से ही ये पता चलता है कि वो डायटॉमिक है या मोनोटॉमिक है। तो ये हो गया। अब एक बात हम देख लेते हैं, एक टॉपिक बस केवल हेडिंग ही डालनी है, लेकिन आप लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बता देता हूँ मैं, और वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि हाइड्रोजन शो करती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। बताओ भाई क्यों? रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती रूम टेम्परेचर पर। अगर आप रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को एक साथ मिलाकर के एक ही कंटेनर के अंदर भर करके रख दें, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम। रूम टेम्परेचर पर अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके रखते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं करती? वेरी गुड। इस केस में याद रखेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, इट इज ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये पॉइंट भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट या कुछ और बातें, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो इसकी रिएक्शन सीधे सीधे है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करा दी, यहाँ पर HCl बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को आपने लिया, आपने इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में करा दी, यहाँ पर अमोनिया बन जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी। यहाँ पर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसके कुछ केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आप मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराएं तो मेटल्स के साथ में भी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कुछ रिएक्टिव मेटल के साथ में, यानी कि जैसे सोडियम है उसके साथ में रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा NaH। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करा दी तो यहाँ पर बन जाएगा CaH। कैल्शियम हाइड्राइड है ये, और इसी को बेटा कहा जाता है हाइड्रोलिक। तो ये कैल्शियम हाइड्राइड है और इसी को कहा जाता है हाइड्रोलिक, ठीक। तो ये मेरे पास में इसकी आप लोगों को कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगी। मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर
केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके यूज आपसे पूछे जाते हैं, तो यूजेज भी देख लेते हैं इसके यूजेज क्या बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन। चलो भाई आप ही बताओ मुझे बस, आप बता सकते हैं, मैं नंबर ही डाल के बताता हूँ। बोलिए क्या क्या यूज होता है। कोई यूज याद आ रहा हो? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन सर फ्यूल जाते ये रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से यूज होता है। तो चलिए, हाँ तो मैं एक ये लिख देता हूँ यहाँ पर कि इट इज यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है, यानी कि रॉकेट के फ्यूल में ये यूज होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट बता दिया आपने। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ही है, तो कोई बात है ही नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी मैं इसकी बहुत बढ़िया रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर। अगर आपके पास में यहाँ पर CuO है, इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ में कराई, तो बेटा यहाँ पर कॉपर बन जाएगा और यहाँ पर H2O बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करा दिया मैंने यहाँ पर। तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च एक ऐसी टॉर्च होती है कि इसमें एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन भरी जाएगी, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन भरी जाएगी, और ये बहुत दूर तक लाइट फेंकती है। इसमें एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन रहती है, और जो एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन रहती है वो फिर मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक, जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें यहाँ पर टॉर्च की फॉर्म में यूज करनी होती है। ठीक, तो ये बहुत दूर तक देख सकती है। एक क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है कि रिलेटेड विद हाइड्रोजन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ये चाहते हो कि हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, तो क्या करें? तो एक तो तरीका यही है कि गैस के सिलेंडर में भरो और ले जाओ। देखिए मेरा प्रॉब्लम देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, समझना जरा प्रॉब्लम क्या है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस आपके पास में है। अगर आपने यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा और यहाँ पर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम होगा 2 ग्राम का वो 22.4 लीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 2 ग्राम 22.4 लीटर, यानी कि 22 लीटर हो गया। अब आप क्या करोगे कि प्रेशर बढ़ाओगे। तो मान लीजिए आपने प्रेशर बढ़ाकर कर दिया 10 एटमॉस्फेयर, इससे ज़्यादा तो करना नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर का मतलब ये निकला कि अगर ये फट गया तो ये बम से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर मान लीजिए आपने सपोज दैट इसका प्रेशर कर दिया 10 एटमॉस्फेयर और आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इस केस में इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2.24 लीटर, यानी कि अभी भी लगभग 2 लीटर में केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन आएगी। का हो रहा है आपको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि हाई प्रेशर पे भी आपको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ये थोड़ी एक तरीका होगा। आप यहाँ पर कैसे आए बहुत कम होता है अमाउंट में। आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड है, तो ये वॉल्यूम बहुत कम होगा इसका। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाइए और ले जाने के बाद में फिर वाटर के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, H2OH के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट हो जाएगी और यहाँ पर CaOH2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन गैस को आराम से
कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। ये पैलिडियम है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गई।